सब्जेक्ट वाइज आपको स्टडी करवा रहे हैं, ठीक है। और ये पॉलिटी का क्लास 12 वीडियो है, इससे पहले हिस्ट्री करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था, यानी कि जीएसटी, ये किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। तो जीएसटी यानी आपको बताए हुए हैं कि जीएसटी यानी कि मुद्रा से रिलेटेड है, और जीएसटी मुद्रा से यानी कि 101 रुपया बोलते हैं ना कि 101 रुपया अनुदान देते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो जीएसटी वाला क्या है, 101वां संविधान संशोधन के तहत है, ठीक है। तो इसको ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है, ठीक है। रही बात जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, तो ये फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। आपको सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताते जा रहे हैं, ठीक है, सभी नोट करते जाइएगा। ये यानी कि इस चैप्टर से यानी कि जो प्रश्न पूछा गया, जैसे जीएसटी से पूछा गया है तो संविधान संशोधन जो है 101वां, ठीक है, उससे सभी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। और आप नोट जरूर कीजिएगा, आपको सभी एग्जाम में ये फ़ायदा करेगा। तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। 1954 यानी कि 1954 में भारत रत्न पहली बार शुरुआत हुआ था, दिया गया था, ठीक है। तो बात करते हैं जीएसटी की। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। तो याद रखना ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी स्लैब कितने हैं, तो वो है 4। कौन कौन सा है, 5, 12, 18, 28, ठीक है। 5%, 12%, 18% और 28%। तो ऐसे याद रख लेना है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जीएसटी स्लैब नहीं है, तो आपको बीच में जैसे दे देगा 13% दे देगा, 15% दे देगा, तो वो सब नहीं है कौन कौन सा, 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28 है, ठीक है। अच्छा, जीएसटी परिषद का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, किस अनुच्छेद में हुआ जीएसटी परिषद का निर्माण, तो अनुच्छेद 279 का ए में है, ठीक है। जीएसटी परिषद का निर्माण अगर पूछे किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 279 के ए में है। अच्छा, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री होता है, ठीक है। ये सब कतई जहर प्रश्न है, सभी प्रश्नों को याद रखना है। बड़े से बड़े एग्जाम जो है आपका कोई भी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्रैक कर जाएगा, ठीक है। हार्ड से मॉडरेट और लोअर सब वही प्रश्न आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते क्या, जैसे कि जीएसटी का परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, जो कि वर्तमान में कौन है भाई, तो वो है निर्मला सीतारमण है, ठीक है। अच्छा, जीएसटी भारत में जो है ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है असम, और दूसरा राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संशोधन, जो 100 से शुरुआत करेंगे और सबसे लाटेस्ट जो है 106वां संविधान संशोधन, ये सभी आपको याद रखना है। यानी कि अगर ये याद रखते हैं तो आपका क्या है कि हार्ड भी प्रश्न पूछेगा तो आपको आसानी से वहाँ टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं शुरुआत 100वां संविधान संशोधन से, ठीक है। तो 100वां संविधान संशोधन में क्या है, तो इसमें है 100वां में है कि भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरण करना, ये हुआ था 100वां संविधान संशोधन में, ठीक है। 101वां में क्या है, तो 101वां हो जाएगा जीएसटी, और 102वां में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो 102वां है, ठीक है। और 103वां संविधान संशोधन में क्या है, तो 103वां में है EWS है ना, EWS थोड़ा सा रिलेट करके रखना हिंड है ना, 3 लेटर हैं EWS, यानी कि जो 10% आरक्षण दिया गया था है ना EWS के तहत, तो वो 103वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। और 104वां संविधान संशोधन में क्या है, तो इसमें है लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया, और SC ST के लिए आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो जो लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता था वो समाप्त कर दिया गया था 104वां संविधान संशोधन के तहत। 105वां में क्या है, तो 105वां संविधान संशोधन में है कि राज्य सरकार शैक्षणिक और सामाजिक रूप में वंचित OBC को मान्यता देने का अधिकार है, ठीक है। तो राज्य सरकार को शैक्षणिक और सामाजिक रूप में वंचित OBC को मान्यता देने का अधिकार है। 106वां में क्या है, तो लोकसभा एवं विधानसभा में
महिलाओं को 33% आरक्षण, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लाटेस्ट, सबसे ज़्यादा चर्चित अभी यही रहा था। 33% जो महिलाओं का आरक्षण दिया गया है लोकसभा और विधानसभा में 106वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो याद रखना है 106वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 244 का 1 है, ठीक है। अनुच्छेद 244 का 1 में है क्या, SC ST के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो SC ST से रिलेटेड जो एग्जाम में आता है। जैसे SC ST के प्रशासन और नियंत्रण ये किस अनुसूची में है? तो ये है 5वीं अनुसूची में, ठीक है। 5वीं और 6ठी में भी है। 6ठी में क्या है? 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधान दिया हुआ है 6ठी में, ठीक है, 6ठी अनुसूची में। और अच्छा, यहाँ 2 अनुच्छेद याद रखना आपको SC ST से रिलेटेड कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा में SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 330 में, और विधानसभा में SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 332 में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोनों प्रश्न, रेलवे NTPC में पिछले बार पूछा गया था, ठीक है, ये दोनों। तो याद रखना है इसको। तो इसको रिलेट ऐसे कर लीजिएगा, विधानसभा 32, लोकसभा में है SC ST का आरक्षण अनुच्छेद 330 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय जो महत्व के स्मारक होता है, ये तो स्थान, वस्तु, ये इसका संरक्षण दिया हुआ है। तो ये है अनुच्छेद 49 में, मान लो। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और ये अनुच्छेद 49 जो है वो किस में आता है? तो ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी DPSP में आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये है भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया था? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब DPSP में कुछ अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो आप नोट करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं अनुच्छेद 40 में क्या है। तो ग्राम पंचायत का गठन है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 42 में क्या है? तो प्रसूति हित लाभ है ना, जो गर्भवती महिलाओं के जो जॉब पे रहती है उनके लिए सुविधा प्रदान किया गया अनुच्छेद 42 के तहत। अनुच्छेद 44 में क्या है? तो ये समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो समान अंक वाला है ना, अनुच्छेद 44 4 तो ये है समान नागरिक संहिता, जो कि समान नागरिक संहिता अभी गोवा में लागू है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 45 का। अनुच्छेद 45 में क्या है? तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा के उपबंधों का वर्णन करता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 में क्या है? SC ST और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की बढ़ावा देता है, ठीक है। अनुच्छेद 46 में क्या है? तो इसमें नोट करिएगा कि SC ST और अन्य कमज़ोर वर्ग के जो शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ठीक है। अनुच्छेद 47 में क्या है? तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 47, इसमें क्या है? तो है राज्य को मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। यह है अनुच्छेद 47 में। इसको जैसे रिलेट करिए आप, सिंपल। अनुच्छेद 47 वो शराब से रिलेटेड है, यानी कि बिहार में जो शराबबंदी लागू है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 47 के तहत है ना, शराब 47, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लेना है। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 49 में बता दें आपको कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान, वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये सभी अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। बार बार अगर पूछा जाता है अनुच्छेद से, और ये तो बात आप लोग भी जानते होंगे कि ज़्यादातर प्रश्न पॉलिटी से पूछा जाता है, ठीक है।
तो अनुच्छेद से बहुत सारा प्रश्न पूछा गया था। अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी प्रश्न पूछा गया अनुच्छेद से, यानी हर शिफ्ट में 2 से 3 अनुच्छेद निश्चित रूप से पूछा जाता था। ठीक है, तो इसलिए ये सभी अनुच्छेद जो कि है इसको याद रखना है ताकि आपसे कभी भूल ना हो जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़े हुए चीज़ें रहता है, एग्ज़ाम में मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, बाद में काफ़ी पछताते हैं कि वो जाना हुआ चीज़ या भूल गए थे, मिस्टेक गलत हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये हमेशा रट के रखना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। फिर अनुच्छेद जो 51 है, कतई जहर प्रश्न है ये। अनुच्छेद 51 क्या है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में है। और इसी तरह है अनुच्छेद 51 का को भी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद के 51 का को क्या है? इसमें मूल कर्तव्य है, और ये भाग 4 के को में है, तो ये आ जाता है मूल कर्तव्य में। बाकी ये सब था डीपीएसपी में था 51 तक, 51 का को आ जाता है मूल कर्तव्य में, जो कि रूस से लिया गया, और भाग 4 के को में है ये मूल कर्तव्य। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष का, वो अनुच्छेद 21 के ए में शामिल किया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार बनाया गया है शिक्षा का अधिकार को, वो अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और ये भी याद रखना है क्या कि जो शिक्षा का अधिकार है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत है ना, 2002 में। ठीक है, ये भी याद रखना है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, उनके माता पिता अभिभावक का ये कर्तव्य होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो और क्या याद रखना है यहाँ कि शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये अधिनियम था 2009। ठीक है, लेकिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कभी कि कितने वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष, ये भी याद रखना है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 का ए में है। ठीक है, और कब लागू हुआ था? 2010 में। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो बच्चों और काम करवाने पर प्रतिबंध, ये 2 ही अनुच्छेद है, दिमाग में आ गया होगा आपका। कौन कौन सा है? एक 23 है, एक 24 है। तो यहाँ पर 23 है नहीं, तो ऑप्शन में तो कन्फ्यूजन कुछ है नहीं, आंसर टिक कर देना ऑप्शन नंबर 2, यानी अनुच्छेद 24 में। ठीक है, अब अनुच्छेद 23 में क्या है? देखिए, इसमें है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है अनुच्छेद 23 में। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में प्रतिबंध है अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम यह अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, कारखानों आदि में लगाना ये प्रतिबंध है, तो अनुच्छेद 24 में। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। और क्या याद रखना है? देखिए, अनुच्छेद 21 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। ये भी अनुच्छेद कई बार पूछा गया है, इतना बार पूछा गया कि ये हल्का हो गया, यानी कि सबको याद हो गया। ठीक है, ये अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हल्का है। तो ये अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, अस्पृश्यता 17। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? तो ये है अनुच्छेद 312। ठीक है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ये है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है, अनुच्छेद 312 में। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है ना कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 312 में ये है। अच्छा, भारत का संघ लोक सेवा आयोग ये किस भाग में है? तो भाग 14 में है, और अनुच्छेद 315 से 323 तक है। ठीक है,
तो ये भी याद रखना है। अच्छा, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगर पूछे भारत में पुलिस सेवा का जनक तो वो भी हो जाएगा कॉर्नवालिस ही। भारत में अस्थाई बंदोबस्त का जनक वो भी है कॉर्नवालिस है, ठीक है। अब इसी तरह कन्फ्यूजन एक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक तो वो है लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन, और अस्थाई बंदोबस्त बालिस अस्थाई बंदोबस्त का जनक है कॉर्नवालिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में है। यहाँ से 3 प्रश्न पूछा जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 प्रश्न कौन कौन सा है कि संसद के संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108। और संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है ये कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 323 का ए है, ठीक है। तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 323 का ए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है, ठीक है। अब 300 के आसपास कुछ अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, वो सभी आप नोट करिएगा और हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं शुरुआत अनुच्छेद 312 से। अनुच्छेद 312 में क्या? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। अनुच्छेद 315 में क्या है? तो इसमें भारत का यूपीएससी का जो स्थापना हुआ, भारत का संघ लोक सेवा आयोग को स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 330 याद रखना क्या है? लोकसभा में SC/ST का आरक्षण है। और अनुच्छेद 332 क्या है? विधानसभा में SC/ST का आरक्षण है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, और अनुच्छेद 361 में याद रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर रहते हुए गिरफ्तार या तो मुकदमा इस पर नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में सिर्फ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और एक अनुच्छेद याद रखना है 280। अनुच्छेद 280 में क्या है? तो वित्त आयोग का गठन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है? तो वो है आपका 12वें, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 12वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। तो 12वें संविधान संशोधन के तहत ये अधिनियम हुआ था 1962 के द्वारा। गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है। अच्छा, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया है? 1961 में। अच्छा, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 13वें संविधान संशोधन के तहत। ये जो है 13वें नागालैंड राज्य का गठन हुआ था 13वें संविधान संशोधन के तहत 1963 में। 1963 में एक क्वेश्चन याद आ रहा है, शायद एक क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है ना वो 1963 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो जीएसटी परिषद की स्थापना आपको बताए थे अनुच्छेद 279 का ए है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सभी प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा है 2021 में, ठीक है। ये जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 279 का ए है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है। जीएसटी के दरें क्या क्या है? 5, 12, 18, 28। जीएसटी भारत में पहली बार जो भारत में लागू हुआ कब?
तो 1 जुलाई 2017 को, और दुनिया में पहली बार लागू हुआ था कहाँ, फ्रांस में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकारों को कम करने या हटाने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 24वें संशोधन, है ना, ऑप्शन नंबर 3 है। तो 24वें संशोधन के तहत ये घोषित किया गया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। ठीक है, तो 24वें संशोधन है इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद में, काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, भाग 20 में है, और किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी। तो ये दिया था प्रणब दा, है ना, प्रणब मुखर्जी, क्योंकि 100वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था 1 अगस्त 2015 को, और प्रणब मुखर्जी ये राष्ट्रपति थे 2012 से 2017 तक। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन है क्या, तो वो है भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण और कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021, जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था, के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम देश में संशोधन किया गया है। तो ये 1991 में संशोधन किया गया था, है ना, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली से यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, तो आपको याद रखना है। जैसे भारत की राजधानी किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था, 1911 में। ठीक है, दिल्ली का संस्थापक कौन था, तो दिल्ली का संस्थापक तोमर राजा अनंगपाल था, तोमर राजा अनंगपाल। अच्छा, नई दिल्ली का डिजाइन किसने किया था, तो एडविन लुटियंस ने किया था। तो एडविन लुटियंस से सभी प्रश्न एक साथ याद रखें यहाँ कि नई दिल्ली का डिजाइन पूछे, या तो पुरानी संसद भवन का डिजाइन, तो वो भी एडविन लुटियंस, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया, तो वो भी एडविन लुटियंस ने ही किया था। ठीक है, फिर समझिए, नई दिल्ली, पुरानी संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लुटियंस ने ही किया था, और नई संसद भवन जो है इसका डिजाइन बिमल पटेल ने किया था। ठीक है। अच्छा, लाल किला कहाँ है, तो दिल्ली में। जामा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में। और कुतुब मीनार दिल्ली में है। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने, और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। अच्छा, यहाँ पर कुछ दो इम्पोर्टेंट, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला और काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या याद रखना है कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लेकिन दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया, लेकिन दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण वो औरंगजेब ने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगरा वाला जो है मोती मस्जिद, उसका शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो इसको लिख के रट के रखना है। ठीक है, कन्फ्यूजन होता है इसमें, जानकर भी गलती हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट है भारत के संविधान का देश संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। तो ये केवं संशोधन है, ये 71वां, 74वां, 73वां या 72वां। तो यहाँ से कहाँ से इसका आंसर निकालना मालूम, यहाँ से निकालना, पंचायती राज प्रणाली की स्थापना। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा मिला वो 73वां संविधान संशोधन के तहत मिला, ये काफ़ी बार आपको बताएं। और 74वां के तहत मिला था नगर पालिका को। तो पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हुआ था 73वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 73वां के तहत
पंचायत 74वां के तहत नगर पालिका, और पंचायत जो है 11वीं अनुसूची में है, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है, पंचायत है भाग 9 में, नगर पालिका भाग 9 के ए में। तो ये सभी चीज़ें आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो वो है 7वां संशोधन। ठीक है, 7वां संशोधन इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था मालूम? वो था आंध्र प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अच्छा, यहाँ 2 कतई जहर प्रश्न याद रखना आपको। कौन कौन सा? देखिए, कन्फ्यूजन वाला भी है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1953 में। ठीक है, 1953 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1956 में। ठीक है, तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग यानी पहले इस आयोग का गठन हो गया, उसके बाद अधिनियम पारित हुआ। पहले आयोग गठन हो गया, उसके बाद अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1953 में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1956 में पारित हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और कल से हम लोग है ना रेलवे एनटीपीसी का क्लास स्टार्ट करेंगे, तो सभी लोग जो रेलवे का फॉर्म भरे हैं वो लोग ज़रूर देखिएगा, पूरे डिस्कशन के साथ उसको स्टडी करवाएंगे। रेलवे एनटीपीसी का जो लेटेस्ट नया बुक आया हुआ है उसका स्टडी हम लोग शुरुआत करेंगे कल से, और जो कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 26वें संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने का अधिनियमित किया गया था? तो आपको बताए थे कि नगर पालिका और पंचायत हमेशा साथ में पढ़ाते हैं। पंचायत हो जाता है वो 73वां, और नगर पालिका पूछा है तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये अधिनियम था, लेकिन 1993 में ये लागू हुआ था। ठीक है, अच्छा, पंचायती राज जो व्यवस्था है ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था मालूम? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को, है ना, 2 अक्टूबर 1959 को। कब लागू हुआ था? तो नहीं, ये तो लागू हुआ था 1959 को, लेकिन पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को। और यही 24 अप्रैल से पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है ना। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं पंचायत की और नगर पालिका की, तो पंचायत है आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, नगर पालिका 74वां, पंचायत है 11वीं अनुसूची, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में, और पंचायत है भाग 9 और नगर पालिका है भाग 9 के ए में है। ठीक है, और भाग 9 के बी में क्या है? तो वह सहकारी समिति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? तो संघ कार्यकारिणी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है अनुच्छेद 52 से 78 तक है। ठीक है, संघ कार्यकारिणी समिति से संबंधित भाग अगर पूछे तो भाग 5 है, और अनुच्छेद ये वाला 58 से 52 से 78। ठीक है, अच्छा, राज्य कार्यपालिका से संबंधित भाग कौन सा है? तो भाग 6 है, राज्य कार्यपालिका से संबंधित भाग 6, और अनुच्छेद 153 से 167 तक है। ठीक है, तो ये याद रखना है।
अच्छा, भाग जो अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है, और सभी भाग आप यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट करिएगा ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो तो नोट करते जाइएगा। भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसका क्षेत्र है ना, ध्यान से सुनना है और नोट करते जाना है। भाग 1 पूछे तो संघ और उसका क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 7 में क्या है, 7 में संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में पंचायत। अब भाग 9 के ए में है ना, भाग 9 के ए में नगर पालिका हो जाता है, ठीक है। भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 के ए में है नगर पालिका। भाग 9 के बी में क्या है, सहकारी समिति। भाग 10 में क्या है, भाग 10 में SC ST का क्षेत्र है। और भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। और भाग 12 में वित्त और संपत्ति से रिलेटेड है। भाग 13 है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार। भाग 13 में क्या है, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार। भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है। देखिए, भाग 11 में था संघ और राज्यों के बीच संबंध, लेकिन भाग 14 में क्या है, संघ और राज्य के बीच, राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 15 में चुनाव है। और भाग 17 में आधिकारिक भाषा। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान। और भाग 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भाग 20 में है। तो ये सभी अति महत्वपूर्ण भाग है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस सारे चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था। तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसका आंसर होता है 2, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भीमराव अंबेडकर से कई अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, सभी आप नोट करिएगा, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में, जो कि इंदौर के पास है, ठीक है। और भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया, भीमराव अंबेडकर ने। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से इकट्ठा करके बता रहे हैं, जो कि आप पढ़ने में जो काफ़ी समय लगता है, और ये जो आपको सिस्टमेटिक ढंग से एक जगह बताते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक साथ आपको मिले और कन्फ्यूजन भी नहीं हो। ठीक है, तो सभी एक साथ यहाँ पर नोट करते जाइएगा। भारत का संविधान, ये पुस्तक का लेखक कौन है, तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखिएगा। ठीक है, भारत का संविधान के लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। हिंदुत्व का दर्शन का लेखक है भीमराव अम्बेडकर। जाति प्रथा का विनाश का लेखक भीमराव अम्बेडकर। मूक नायक पत्रिका है, इसका लेखक भी भीमराव अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत पुस्तक के लेखक भी भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, भारत का संविधान, हिंदुत्व का दर्शन, जाति प्रथा का विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, ये सभी के लेखक है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर से एक प्रश्न और आता है कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था 1932 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और भाग पूछे तो भाग हो जाएगा 20। ठीक है, और कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है, तो ये किस अनुसूची में है, तो ये है 7वीं अनुसूची में। मतलब 7वीं शक्तियों का बंटवारा है ना, 7वीं शक्तियों का बंटवारा है जो कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बीच
शक्ति का विभाजन करता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इससे प्रश्न आता है तो यहाँ पर लिखिएगा। देखिए एक प्रश्न आता है ना कि संघ सूची में शुरुआत में, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय संघ सूची में कितने विषय था। तो देखिए संघ सूची की बात करते हैं पहले, फिर आएगा आपका राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची, ठीक है। तो पहले था 97 विषय संघ सूची में और अब है 100 विषय। फिर राज्य सूची की बात करते हैं, पहले था 66 विषय और अब है 61। और समवर्ती सूची की बात करते हैं तो पहले था 47 और अभी वर्तमान में है 52। ये जो राज्य सूची का जो 5 विषय घटा है ना, तो ये राज्य सूची का 5 विषय ये समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, ठीक है। और संघ सूची में कौन कौन सा आता है, कुछ महत्वपूर्ण याद भी रखना आपको, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पशुपालन किस सूची में आता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना आपको। देखिए संघ सूची में आएगा आयकर विभाग, डाक विभाग, रेलवे, रक्षा, ये सब संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में आएगा क्या क्या, स्वास्थ्य, पुलिस, वन और पशुपालन, कृषि, ये सब राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में आ जाएगा शिक्षा, श्रमिक संघ, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली, समाचार पत्र, ये सब समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जब भी आता है तो आपको अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब एक साथ आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर भी नोट करिएगा, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। और राष्ट्रपति जो है क्या क्षमादान की शक्ति जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में है। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। अगर राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति पूछे तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को, ठीक है। फिर बात करते हैं भारत का जो महान्यायवादी उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76 में। और CAG यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 148 में, ठीक है। तो इतने सारे ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में 13 फरवरी 2021 को पेश किया गया, जिसने संविधान अनुसूचित जाति आदेश देश को संशोधित किया। तो ये संशोधित हुआ था 1950 को, ठीक है। तो संविधान जो अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में 13 फरवरी 2021 को पेश किया गया, जिसने संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 को संशोधित किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में रिपीट होते रहता है। यहाँ पर 2 संविधान संशोधन महत्वपूर्ण होता है, एक 42वां एक 44वां। तो पूछा है कि 1978 में किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये संपत्ति का अधिकार वाला है 44वां, है ना। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1978 में हुआ था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था, ठीक है। अच्छा, संपत्ति का अधिकार पहले किस अनुच्छेद में था ये मालूम है? ये पहले था अनुच्छेद 31 में, जिसे रद्द कर दिया गया, ठीक है। और इसको अब क्या है, अनुच्छेद 300 का A में रखा गया है एक कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन से जो 2 प्रश्न आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द को जोड़ा गया था कब, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। तो 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। और रही बात अब क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। 61वां क्वेश्चन क्या है कि भारत संविधान का अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? तो धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद है 110 में।
अनुच्छेद 110 में है, अनुच्छेद 110 में है आपका क्या, धन विधेयक की परिभाषा। अच्छा, वार्षिक वित्तीय विवरण ये किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण अगर पूछे तो ये है अनुच्छेद 112 में, ठीक है। तो इसको एक बार फिर समझिए, है ना, क्योंकि बालक आ गया था डिस्टर्ब भी कर देता है ना। तो अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। तो यहाँ दोनों अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। धन विधेयक की परिभाषा जो है ये है अनुच्छेद 110 में, और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 में, ठीक है। अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन थे, मतलब कौन अभी वर्तमान में है, ठीक है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष है आर माधवन जी, जो कि इसका आंसर काफ़ी लोग सही बताए थे, जिसमें जैसे कि साजिया, रूबी, मुकेश, ये सभी लोग आंसर बिल्कुल सही बताए थे, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।